नमस्ते फ्रेंड्स। मैं आपका फ्रेंड दर्शक त्रिवेदी। जय भारत मेरी ओर से आप सभी को। मैं आज के दिन पे जो बांग्लादेश और बंगाल की जो दो सिचुएशन हुई है, सिचुएशन के ऊपर बात करना चाहता हूँ फ्रेंड्स। सब फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम टॉकिंग अबाउट बांग्लादेश। क्यों हुआ बांग्लादेश के साथ? क्यों उन लोगों को पता नहीं था कि कैसे उनको आज़ादी मिली है? क्या उनको पता नहीं था कि कौन सी कंट्री ने आके उनको मदद की है? क्या इनको पता नहीं था कि किस फैमिली के साथ आज वो लोग लड़ रहे हैं? क्या इनको पता नहीं था कि राष्ट्र के निर्माण के लिए, बांग्लादेश को अपनी आज़ादी दिलाने के लिए किस किस ने बहुत इसमें इम्पोर्टेंट रोल किया है? एक आयरन लेडी थी जिन्होंने बांग्लादेश को बचाने के लिए कुछ अच्छा कार्य किया और बांग्लादेश को आज़ादी दिलाई। क्या ये लोग ये भी भूल गए कि बांग्लादेश को आज़ादी दिलाने के लिए भारत ने जितना किया है शायद विश्व में किसी ने नहीं किया है। भारत एक ऐसी वर्ल्ड वॉर सिचुएशन में आ गया था बांग्लादेश का, जब हमने सपोर्ट किया था तब एक रशिया था हमारे साथ जो खड़ा रहा था और जिन्होंने सपोर्ट किया था, और ये सपोर्ट होने के कारण ही अमेरिकन और बाकी सब चाइनीज और सब वापस चले गए थे। अगर ये नहीं होता तो बहुत बड़ा वर्ल्ड वॉर हो जाता था। ये सिचुएशन के बांग्लादेश को लेके आज फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी होके, जिसके पास 3/4 पॉपुलेशन से 3/4 का जिसके पास मेजोरिटी था, उन लोगों को देश को छोड़ना पड़े। और जो वहां पे बसते लोग थे, इन्होंने अपने भाई बहनों के साथ इतनी गंदी हरकतें की है जो शर्म लायक है। उन्होंने वो मॉन्यूमेंट को तोड़ दिया है जिस मॉन्यूमेंट ने उन्होंने आज़ादी देने का एक आज़ादी का जो मॉन्यूमेंट बना था उसको तोड़ दिया है। उन्होंने इस आदमी की पूरी प्रतिमा का लॉस किया है, मॉन्यूमेंट का लॉस किया है जिसने बांग्लादेश को आज़ादी दिलाई थी। तो क्यों इन लोगों के अंदर से ये जुनून भाव निकल गया? क्यों ये लोग ये चीज को समझ नहीं पाए फ्रेंड्स? इसका रीजन ये है कि उनको एजुकेट करते समय उनके एजुकेशन सिस्टम के अंदर राष्ट्र भाव, राष्ट्र की आज़ादी, राष्ट्र की संपत्ति, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, राष्ट्र के अंदर टैक्स कलेक्शन के देश का विकास और देश की ग्रोथ की सारी बातें जो उनको एजुकेशन में, और मिलिट्री ट्रेनिंग जो कि स्कूलिंग टाइम पे अगर उनके दिमाग में, बच्चों के दिमाग में डाली होती और ये लोग ऐसे ही रेडी होते, तो इजराइल, जापान और चाइना, ये आज तीन कंट्री को मैं सैल्यूट करता हूँ कि ये तीन कंट्री ने अपने जितने भी सिटीजन्स हैं उनको पढ़ाते समय ये सारी चीजें उनके दिमाग में डाली है कि राष्ट्र क्या है। इसराइल तो आज भी एक दिन में एक उनका सायरन बजता है। स्पेसिफिक टाइम पे लोग जहाँ खड़े होते हैं वहां पे खड़े हो जाते हैं और वो लोग रुकते हैं और वो सैल्यूट करते हैं जिन्होंने इसराइल के लिए जान ली है, इसराइल के लिए लड़ा है, इसराइल के लिए मरे हैं। आज जापान की बात करिए तो जापान पूरा खत्म हो गया था, उनके ऊपर एटॉमिक वॉर का एक बहुत बड़ा सिंबल हुआ था, लोग वहां पे मरे थे। आज ऐसी बात है और इतनी इतनी ग्रोथ है जापान की कि जापान जैसे ग्रोथ हो रहा है। अब चाइना 100% पॉपुलेशन में था, सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड कंट्री था। उन्होंने अपने अंदर पॉपुलेशन को कंट्रोल किया, एजुकेशन सिस्टम को स्ट्रेंथन किया, और आज के दिन में चाइना इज अ वर्ल्ड ऑफ द लार्जेस्ट रिजर्व जिस इकोनॉमी के पास है, दैट इज चाइना। सेकेंड वन इज अमेरिका, एंड वी आर ऑन थर्ड एंड फोर्थ पोजिशन। माई फ्रेंड, वी आर वेरी मच क्लियर कि अगर ये चीज़ें एजुकेशन सिस्टम में होती तो ये बच्चे ऐसी परिस्थिति में नहीं आते। तो क्या हुआ कि ऐसे लोग को वहाँ पे क्यों वहाँ पे लोग ऐसे आए, क्यों उनकी सिस्टम में ऐसे लोग एंटर हुए कि जिन्होंने ये पूरी सिस्टम को हिला दिया। तो उनको ये सारी चीज़ें बताई नहीं गई थी, ये सिस्टम में, एजुकेशन में डाला नहीं गया था, और उसी के कारण जो राष्ट्र का निर्माण हुआ है वो राष्ट्र प्रॉपर वे से नहीं चला। आज की परिस्थिति ये है कि यही सिचुएशन एक बंगाल में हुआ कि जिसमें एक बेटी के साथ इतनी बुरी बात हुई है जिससे कि हम लोग समझते हैं कि उनकी इतनी परिस्थिति खराब हुई है, और पूरा मेडिकल एसोसिएशन इससे दुखी है। और मैं भी इस बात की खंडित करता हूँ कि ऐसे नहीं होना चाहिए। तो वहाँ पे भी एक एजुकेशन सिस्टम को हमें स्ट्रेंथन करना है। हमें ये स्ट्रेंथन करना है कि बच्चे जब स्कूल में जाए तब उस स्कूल से ये बीज को जब हम लोग बाहर ला रहे हैं और वो वृक्ष बन रहा है, तो उनको ऐसे ही माध्यम से और ऐसी पोषक तत्व से उसका ग्रोथ होना चाहिए जिससे कि राष्ट्र क्या है, राष्ट्र निर्माण क्या है,
ग्रोथ क्या है, संपत्ति क्या है, मैनेजमेंट क्या है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या है, मिलिट्री ट्रेनिंग क्या है, ये सभी, और सिविक सेंस, ये इनको उनके एजुकेशन सिस्टम के साथ जोड़ा जाए। और मैं इसमें सैल्यूट भी करता हूँ कि हम लोग ऐसे, हमारे पास साइंटिस्ट है जिन्होंने ऐसी मिसाइल टेक्नोलॉजी की है कि जो करीबन लाइट से भी फास्ट वो चल रहा है। और वो सिस्टम से ऐसा, हमारे पास ऐसी भी मिसाइल्स है कि वो एक फायर पे 3 जगह पे डिफरेंटली टारगेट करके दे कैन टारगेट अप टू एनी कंट्री। ये हमारे सिस्टम में एंटर हुआ। उनके जो भी साइंटिस्ट है, मैं उनको सैल्यूट करता हूँ, वो बहुत हाई स्केल साइंटिस्ट है। लेकिन ये हाई स्केल साइंटिस्ट का मुझे कोई विरोध नहीं, मैं तो बोलता हूँ उनकी सैलरी इससे भी ज़्यादा हो जाए। लेकिन ये हाई स्केल साइंटिस्ट हमें आज के 20 साल के बाद चाहिए कि नहीं चाहिए, 25 साल के बाद चाहिए कि नहीं चाहिए? अगर हमें ये हाई स्केल साइंटिस्ट चाहिए तो वो एजुकेशन सिस्टम में हमें ऐसे गुरुजन डालने पड़ेंगे जो उनको इस लेवल तक ले जाए। इसके लिए अगर 25-50 हजार, 1 लाख करोड़, 2 लाख करोड़ का कोई एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट नहीं हुआ तो चलेगा, क्योंकि वो सिस्टम से बने लोग होंगे तो ऐसे 100 प्रोजेक्ट खड़े करेंगे। और सिस्टम से बने लोग नहीं होंगे, जिनका सिविक सेंस क्लियर नहीं होगा, तो वो ये 5 लाख करोड़ के प्रोजेक्ट को भी डिस्ट्रॉय कर देंगे। देश को अभी सोच बनानी पड़ेगी कि हमें ऐसे ही एजुकेशन सिस्टम में लोग चाहिए। जो लोग हैं वो बढ़िया ही है। आई एम नॉट सेइंग अबाउट के एनीवन हु इज विद द एजुकेशन सिस्टम आर नॉट गुड, दे आर एक्सेलेंट, दे आर वंडरफुल, बट व्हाट वी आर एग्जैक्टली पेइंग टू देम, इट शुड बी मोर देन इनफ, इट शुड बी मोर देन सफिशिएंट। मैं नहीं बोलता हूँ कि 1 लाख रुपया बराबर है, 1.5 लाख रुपया अभी पर मंथ का बराबर है, मैं ये नहीं बोलना चाहता हूँ। विद्या सहायक इज अ गुड स्कीम, मैं ये नहीं बोलना चाहता हूँ। आई एम सेइंग अबाउट कि अगर आप राष्ट्र की बात करें, बहुत सारे कंट्रीज ने ये चीजों को मान के उनके गुरुजनों की सैलरी 35 लाख, 40 लाख, 45 लाख तक कर दी है। और हमें अगर उसी एंगल से एक बच्चों को उस लेवल तक ले जाना है तो ऐसी सिस्टम अपनी एजुकेशन में बनानी पड़ेगी, ऐसे सब्जेक्ट्स ऐड करने पड़ेंगे, ऐसे जिसके पेपर्स ना हो, जिनकी कोई टेस्ट ना हो, लेकिन मिलिट्री ट्रेनिंग हो, फाइनेंशियल मैनेजमेंट हो, उनका सिविक सेंस हो, उनको ट्रैफिक का नॉलेज हो, उनको देश की, राष्ट्र की संपत्ति का नॉलेज हो, टैक्स कलेक्शन में क्या होता है। क्योंकि लोगों को आज ये भी पता नहीं है कि हम लोग वी आर नॉट पेइंग टैक्स, ऐसा बोल रहे हैं, लेकिन उनको पता नहीं कि बाय वे ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस दे आर पेइंग मोर देन समवन। Indirect taxes में you are paying electricity, you are purchasing so many things, you are purchasing petrol, diesel, इस सारे के ऊपर वेट लगता है, बहुत सारी चीजों के ऊपर जीएसटी लगता है, एंड यू आर कॉन्ट्रीब्यूटिंग दिस नेशन। तो उसी अमाउंट से देश बनता है। अगर हमें देश को मजबूत बनाना है, इफ वी आर अ कंट्रीब्यूटर, तो उसको कैसे समझाया जाए, कैसे उसको संभाला जाए, ये हमें देखना पड़ेगा। और इसके लिए फ्रॉम द स्कूलिंग वी हैव टू इम्प्रूव द एजुकेशन सिस्टम, और उसमें बहुत अच्छी सैलरी के साथ गुरुजनों को हमें ट्रेन करके इन बच्चों को जो बीज है उनसे वृक्ष बने, वो पूरी ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। मैं बांग्लादेश की परिस्थिति से ये चीज़ पूरे मैं समझ गया हूँ कि ऐसे जो भी राष्ट्र है जो अस्थायी है और उनकी मिलिट्री ने उनको सपोर्ट करना चालू कर दिया है, ऐसे राष्ट्र में हर 3 साल 4 साल के बाद कोई ना कोई सत्ता चेंज होगी। वहाँ पे आज के दिन में इन्वेस्टमेंट करना कोई भी विकसित देश को मेरा मानना है कि विकसित देश के लिए ठीक नहीं है। अभी विकसित देशों को यही देखना चाहिए कि उनकी बॉर्डर सुरक्षित रहे, और नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के अंदर ऐसी जो भी घटना, जैसे बांग्ला में कुछ भी हुआ, ये बंगाल में कुछ भी हुआ, ऐसी घटना में नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के अंदर ये जो भी देश को अस्थायी करने की कोशिश करते हैं उसको सीधा केंद्र को अपने एंगल से उसके साथ डील करके अच्छा करना चाहिए। मैं बांग्लादेश की परिस्थिति को देख के मैं पर्टिकुलरली आप सभी को सूचित करना चाहता हूं कि हमें अभी देश के निर्माण में अच्छे लोग, अच्छे बच्चे आज 20 साल 25 साल के बाद वो इस हाथ में जाना चाहिए जिसको राष्ट्र क्या है, राष्ट्र की आज़ादी क्या है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या है, मिलिट्री ट्रेनिंग क्या है, देश कैसे है, सिविक सेंस क्या है, इसका अगर ज्ञान बच्चों को स्कूलिंग से मिल जाए और वो बच्चे सिस्टम में आए तो ही वो राष्ट्र सोने की चिड़िया बन पाएगा, तो ही वो राष्ट्र बहुत सुरक्षित राष्ट्र बन पाएगा, तो ही वो राष्ट्र श्रेष्ठ राष्ट्र बन पाएगा। आज के दिन में जो देश चला रहे, जो देश के अंदर
सरकार आज के दिन में बनी है और 10-12 साल में उन्होंने सच में भारत को एक नई दिशाएं दी है। मैं सैल्यूट करना चाहता हूँ रिस्पेक्टेड प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र भाई मोदी को। उन्होंने बहुत अच्छी तरह से भारत को आज एक नई दिशाएं दी है। लेकिन माय फ्रेंड, जो नया भविष्य इस देश को 20-25 साल के बाद चलाने वाला है, उसके पोषक में हमें वो डालना है और हमें वो गुरुजन देना है जो कि चाणक्य जी कहते हैं कि शिक्षक के ही पास वो विनाश और विकास दोनों फलित होते हैं। अगर शिक्षक चाहे तो विकास करवा सकता है, शिक्षक चाहे तो विनाश करवा सकता है। ऐसे शिक्षक हमें डालने हैं, सिस्टम में डालने हैं। शिक्षक हमारे पास बहुत बढ़िया ही है, लेकिन उनको जो भी हम लोग दे सके वो बेस्ट देना है, जिससे कि उनकी मेहनत से राष्ट्र को वो बेस्ट लोग या बेस्ट सिटीजन्स मिले। मैं बहुत दुख व्यक्त करता हूँ बांग्लादेश की घटना का और बंगाल की घटना का, और मैं बहुत दुखी हूँ कि ये नहीं होना चाहिए। लेकिन उनका जो फेल्योर है वो एजुकेशन फेल्योर है। उन्होंने अपने बच्चों को एजुकेशन में नहीं सिखाया था कि राष्ट्र क्या है, और उसके कारण शायद बांग्ला में वो लोग नहीं समझ पाए कि आज़ादी दिलवाने के लिए जिन्होंने जान दी थी, जो शहीद हुए थे, वो वैल्यूज़ आज नहीं समझ सके। और बाकी जो लोगों ने वहाँ पे कार्य किया है वो शायद नहीं समझे ऐसे लोग ने कार्य किया है। तो वो सिस्टम की या वो एजुकेशन सिस्टम की फेल्योर है, और विकसित देशों को अभी उस सिस्टम को बहुत अच्छी तरह से आगे ले जाने की ज़रूरत है। माय फ्रेंड्स, एक बड़ा प्रोजेक्ट 5 लाख करोड़ 10 लाख करोड़ का न हो तो चलेगा, लेकिन सिस्टम में ऐसी मॉब हो जाए, ऐसे लोग ज़्यादा हो जाए जो कि समझ ना पाए, और 20-25 साल के आके ये 5 लाख करोड़ वाले 50 नहीं 500 प्रोजेक्ट को डिस्ट्रॉय कर दे और खंडर बना दे देश को। उससे तो अच्छा है कि हम ऐसे ही लोग को इसके ऊपर रेडी करें, तैयार करें, जो कि देश को आगे ले जाए। देश के अंदर हर बसने वाले हर एक सिटीजन की एक ह्यूमन लाइफ वैल्यू होती है और एक उनकी एज भी होती है। तो वैल्यू अंडरस्टैंड वो कर सके, ऐसे लोग हमें पैदा करने हैं। और एज, हमारी एज अगर 40, 50, 60, 70 या 25, 30 से चालू करके 75, 80 तक ये लोग सिस्टम में बहुत बढ़िया लोग हैं, लेकिन बाद में 25 साल के बाद में अंदर फिर से जो सिस्टम में आने वाले हैं उनकी सोच उस लेवल तक हम लोग डाल सके, उस लेवल तक ले जा सके, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। बांग्ला की आज की सिचुएशन बहुत विकट है। वहाँ के लोगों ने, मैंने सुना है कि जू में जाके एनिमल तक, यानी हरण या हिरन है या फिर जो भी है, इनको पका पका के पका पका के वो लोग खा गए थे। तो खा गए, दैट इज़, ये आप समझ सकते हो कि वो सोच नहीं डाली गई है। बाकी सब डेवलपमेंट हो गया, सोच का अभाव था। इसी के कारण ये पूरा अच्छा डेवलप कंट्री कहा जाता है कि वो वॉज द फास्टेस्ट इकोनॉमी एट प्रेजेंट। इमर्जिंग इकोनॉमी में सबसे फास्टेस्ट जीडीपी जिस कंट्री का था, और लोग बोलते थे कि उसका रैंक ये आ रहा है वो आ रहा है, वो कंट्री को आज कोई जाना पसंद न करे। और मुझे तो लगता है कि सिस्टम जो बनी है वहाँ पे शायद 10 साल 15 साल में वो सिस्टम खड़ी नहीं हो पाएगी। ये मेरा अंडरस्टैंडिंग है। जो पाकिस्तान की सिचुएशन है वही बांग्ला की सिचुएशन है, और बांग्ला से अच्छे लोग निकल जाएंगे। तो ये सोच मैं शेयर करना चाहता हूँ आप सभी के साथ, और आप सबको मेरी ओर से जय भारत, वंदे मातरम।